स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। और आज की महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उल्लिखित कर रखी है उत्सर्जन तंत्र। बहुत ही बार बार ये फोकस हमारा रहता है आपके ऊपर कि आप बहुत ही सीरियस हो करके पढ़ाई करें और बहुत ही सेंसिटिव ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। आज की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, वाकई में यहाँ से काफ़ी प्रश्न एग्जामिनर पूछते ही रहते हैं। तो हम हर उस पहलू को छूना चाहते हैं जहाँ से हमारे एग्जामिनर हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करें, जिससे हम आगामी परीक्षाओं में, एग्ज़ामों में अपने आप को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाएँ, सामने रख पाएँ। तो इसी उद्देश्य के साथ तैयार होते हैं हम। और उत्सर्जन तंत्र का ये टॉपिक आपके सामने हमने उल्लिखित कर रखा है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, यानी एक्सक्रीशन का क्या मतलब होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है कि कोई भी वर्ज्य पदार्थ, कोई भी गंदा पदार्थ, कोई भी खराब पदार्थ जो हमें अब आवश्यक नहीं है, वही उत्सर्जन है। जैसे आप किसी भी कपड़े को बहुत दिनों तक पहनने के बाद जब वो खराब आपको लगने लगता है तो आप उसे फेंक देते हैं। इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहेंगे। यानी वो क्रियाकलाप जो हमारे लिए अब उपयोगी नहीं है, पहले था, अब उपयोगी नहीं है, हम उसे फेंकने का काम करते हैं, उत्सर्जन है। आप अपने घर का वो कूड़ा करकट जो कुछ भी फेंकते हैं, उत्सर्जन है। आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में वो अनुपयुक्त यानी छिलके जो होते हैं वो आप फेंक देते हैं, यानी वो उत्सर्जन है। तो उत्सर्जन करने वाले अलग अलग प्रकार के लोग हैं। हम भी उत्सर्जन करते हैं, खराब चीज़ों को उठा करके फेंक देते हैं। बाहर तमाम चीज़ों में उत्सर्जन हो ही रहा है। हमारी शरीर भी उत्सर्जन करती है, हमारा शरीर भी उत्सर्जन करता है। और वो कैसे करेगा, और वो भी वही आपको जानना है, वही प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो हमारे शरीर में 5 महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं तो और भी, लेकिन 5 महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं जिसके बारे में हमें समझना, पढ़ना और जानना है। अब जरा ध्यान दें, हमने कहा कि वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकल जाना ही उत्सर्जन है। इसको कोई डाउट नहीं, इसे नोट करने की भी विशेष आवश्यकता नहीं, इस बात को आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला उत्सर्जी अंग मैं लिखूंगा त्वचा। त्वचा यानी स्किन, ये किसका उत्सर्जन करती है? तो आपको ध्यान आएगा कि हाँ, मुझे गर्मियों में बहुत पसीने आते हैं। तो ये जो पसीना आ रहा है ना, ये त्वचा ही तो है, इसका उत्सर्जन कर रही है। यानी अब ये आवश्यक नहीं है, अतः त्वचा इसे निकाल दे रही है। तो पसीना हुआ, और आप देखते होंगे गर्मियों में पसीना, और आप यहाँ लिख दिया हमने नमक। जो नमक लिखा हुआ है, नमक क्यों लिखा है? आप सोच रहे होंगे सर क्या हमारा शरीर नमक भी उत्सर्जित करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। आप उसको चेक करके भी देख सकते हैं। बहरहाल हम चखने की सलाह नहीं देंगे आपको, लेकिन फिर भी आप एक अनुमानता आप ये देखें कि गर्मियों में कभी कभार जब आप बहुत ही उमस भरे वातावरण से कहीं आते हैं तो आपके कपड़ों पर वो जो सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, वो नमक है, वो आपके पसीने में मौजूद नमक है। इसलिए हमने कहा कि त्वचा पसीने का, नमक का। और एक अब लिख रहा हूँ स्टार बात, ये आपसे आपका एग्जामिनर पूछता है, सीबम। तो पहली बात तो हमें सीबम का मतलब ही नहीं पता है ना। सीबम किसे कहेंगे? सीबम, अब ऐसे ही देखो, जब आप सुबह सो करके उठते हो तो आपके यहाँ आसपास चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, सीबम है। आप अपने नाक को कुछ इस तरीके से दबाएं, जोर से मड़ोड़ें, तो आपके वहाँ से सफ़ेद हल्का पीला पीला रंग का पदार्थ निकलता है ना, सीबम है वो। कोई डाउट नहीं। सीबम एक प्रकार का तैलीय पदार्थ है जो हमारी त्वचा से बाहर आता है। कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं है। मैं चाहूँ तो इस बात को लिख दूँ, तैलीय पदार्थ है, तैलीय पदार्थ है। इतनी बात आप ध्यान रखना। हम पढ़ रहे हैं उत्सर्जन की, उत्सर्जी पदार्थ की, जिन्हें हमारे शरीर में अब ज़रूरत नहीं है, जिनकी हमारे शरीर में अब ज़रूरत ही नहीं है। तो त्वचा इन्हें निकाल बाहर फेंकती है। और अब ज़रा ध्यान देना, फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा भी कुछ करता है। फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा। पहली बात, ये आवश्यक अब नहीं है। और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में आपको बताया हुआ था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी ज़रूरत है और हमें ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है।
हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है। अगर उस बात को आप जानना चाहते हैं तो आप फेफड़ा यानी श्वसन तंत्र वाले वीडियो देखें। वहाँ श्वसन तंत्र में हमने इन बातों पर विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप जाकर के वहाँ ये चीज़ देख सकते हैं कि फेफड़ा यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करेगा, इस बारे में पूरी जानकारी उसमें डिटेल आपको मिल जाएगी। वाष्प का उत्सर्जन करेगी, वाष्प का उत्सर्जन करती है। आप मान के चलें धूम्रपान करने वाले व्यक्ति जो सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, जो सिगरेट बार बार पीते हैं, उनका अब ये मान के चलो कि आदत सी बन जाती है ना कि हमें धुआं अंदर ले ही जाना है, और वो अपने दोस्तों से कहेंगे यार बड़ा मज़ा आता है, और वो अगर उनके साथ आप कई बार रहेंगे ना तो आपकी भी संगत कुछ ऐसे ही हो जाएगी और आप भी उस धुएं का आनंद लेना शुरू कर देंगे। सच में खतरनाक है। जब धुआं वो आप अपने अंदर ले जाते हैं, वो श्वास नाल के माध्यम से आपके फेफड़े में पहुंच जाता है, तो कुछ ऑक्सीजन लेवल भी तो ले जाते होंगे। ऐसा थोड़ा कि पूरा धुआं ही ले जा रहे हैं, कुछ अच्छे पदार्थ भी उस धुएं के साथ चले जाते हैं। तो हमारा जो फेफड़ा है रिलैक्स फील करता है। लेकिन जो धुआं आ गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें आ गया है, ये वाकई में हमारे रक्त के साथ गहरी दोस्ती बना लेता है, हीमोग्लोबिन के साथ, तो काफ़ी समय तक ये ठहर जाता है, यानी इसका उत्सर्जन तेज़ी से नहीं हो पाता है। अतः वो बाद में वाष्पित होकर के बाहर आएगा, इसलिए मैंने इसे वाष्प लिखा है। आप समझें, और तमाम प्रकार के वाष्प आपके शरीर में बनी जाएंगे, और वो वाष्पन के अगर वाष्प बाहर आएगा, हवा बाहर आएगी, तो पक्की बात है लाने वाला कौन होगा, फेफड़ा। फेफड़ा खुद का प्रेशर रखता है, फेफड़ा खुद का दबाव अपने पास रखता है। जैसे हर अंग के पास अपनी कैपेसिटी होती है वो काम करने की। जैसे आप मान के चले लीवर कुछ काम कर रहा है तो अपनी कैपेसिटी है, वो उसका वर्क है, वो उस हिसाब से वो करेगा। यहाँ आप ध्यान दें, मैं इतनी बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि अब आपके सामने आ गया है बलगम यानी थूक। वो एक थूक वो जो आप अपने मुख से वो लार्वा जो बन रहा है, यानी लार जो बन रहा है, जिसको आप निकाल दे रहे हैं, एक थूक तो होता है, एक बलगम होता है। बलगम आप जब जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, जब आपको जुकाम हो जाता है, तब आप क्या करते हैं, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेशर दे करके इसके बाद थूक देते हैं। जो हमारे घर में वृद्ध व्यक्ति होंगे, बूढ़े बुजुर्ग जिसे आप कहते हैं, उनको ये बलगम वाली ज़्यादा समस्या होती है, ज़्यादा समस्या होती है ना बलगम वाली। तो डिप्थीरिया वगैरह रोग में तो बलगम की जांच हो ही जाती है ना। आप मान के चलें, वो तो रोग के चैप्टर में आएगा। बहरहाल अभी हम बात ये कर रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प और वही बलगम जो बाहर निकलता है, वो बलगम वाकई में जोर कौन उस पर देता है, फेफड़ा देता है। इसलिए उसमें फेफड़े का योगदान हमने आपके सामने प्रदर्शित कर दिया है। तो त्वचा हुआ, फेफड़ा हुआ, और अब हम बात कर लेते हैं यकृत का। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जो आपका एग्जामिनर आपसे बार बार पूछ चुका है। यकृत यानी लीवर किस चीज़ का उत्सर्जन करता है, इस बात को ध्यान दें। यकृत का काम क्या है, ये अमोनिया को यूरिया बना देता है। बड़ी बेहतर बात है, अमोनिया को क्या बना देता है, यूरिया बना देता है। यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चोर को सिपाही बना देता है, नहीं, चोर को थोड़ा सा छोटा चोर बना देता है, चोर को थोड़ा सा छोटा चोर बना देता है, इस बात को समझें आप। यूरिया की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत कम लेवल हमें आवश्यक है यूरिया का। 0.03% ही यूरिया हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर इनका लेवल बढ़ता है तो पक्की बात है आप बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। यूरिन की भी जांच होती है, इस बात से आप पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है कौन, हमारा यकृत। अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ है, इसकी ज़रूरत ही हमारी शरीर में नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आप ज़रा ध्यान दें, अमोनिया को यूरिया में बदल देगा। अब यूरिया जाएगा कहाँ पर, वृक्क यानी किडनी के पास। वहाँ जब रक्त को छाना जाएगा, रक्त वहाँ छन जाएगा, तो यूरिया मूत्र मार्ग से बाहर चला जाएगा। ये क्लियरिटी है, ये वास्तविकता है। और अब मान के चलें अगर ऐसा हो रहा है और अगर ये प्रक्रिया रोक दी जाए कुछ समय के लिए, तो ये मान के चलें यूरिया पुनः अमोनिया बदल जाएगी। ये तो अद्भुत है, यानी अमोनिया को यूरिया में बेचारा यकृत बदल रहा है, लेकिन अगर 3 से 4 घंटा का समय लग जाए ना, फिर
3 से 4 घंटा आपका लीवर काम करना छोड़ दे तो जितनी भी यूरिया है आपके शरीर में सब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही भीषण या भयंकर होगी। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में बदलेगा। 3 से 4 घंटे में यूरिया पुनः किस में बदल जाता है? यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि जाहिर सी बात है, आप देखते होंगे कि जहाँ बहुत ही ऐसा एरिया हो, जहाँ शहरी हिस्से की बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर टाकीज वगैरह बने होते हैं या कुछ ऐसे प्लेटफार्म होते हैं जहाँ लोग जाते तो ज़रूर हैं, वहाँ उनको मूत्रालय नहीं मिल पाता है, वो बगल में दीवार के आसपास वो लाइन बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पेशाब कर देते हैं। ये आपने देखा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जा कर के अपना मूत्रदान कर देते हैं। और एक समय के बाद, यानी अगर वो पेशाब ताज़ा है, यानी अभी अभी किया गया है, तो पक्की बात है उस पेशाब से बदबू नहीं आएगा। लेकिन आप 3 से 4 घंटे बाद उसी एरिया, उसी क्षेत्र में पहुँचेंगे तो बदबू आएगा। क्यों? क्या यूरिया बदबू कर रहा था? नहीं, वो बदबू कौन कर रहा था? क्योंकि यूरिया बदल चुका है किस में? अमोनिया में। यूरिया कन्वर्ट हो चुका है अमोनिया में। आप देखते होंगे कि जहाँ पर काफ़ी लोग पेशाब करने जाते हैं, वहाँ की आसपास की जो घास वगैरह होती है वो जल जाती है, क्योंकि यूरिया कन्वर्ट हो चुका है अमोनिया में, वो खतरनाक है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी खतरनाक चीज़ हमारे शरीर के अंदर है, तो हमारा लीवर कितना उपयोगी है। तो शराब पीने से बचें, धूम्रपान से बचें। शराब लीवर पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसका एक पहलू मैं आपके साथ छेड़ ही देता हूँ। शराब जो है वो लीवर को बहुत ही प्रभावित करता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर मदिरा का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, आदी है उसका, वो कभी कभार नहीं बार बार वो पी रहा है, तो जब वो शराब आपके शरीर में पहुंचती है ना, फिर तो लीवर के पास वो सीधा पहुंच जाता है, क्योंकि सबसे पहले जल का पाचन होता है, उसमें जो अल्कोहल होता है वो हमारी शरीर पचा नहीं पाती, वो लीवर के पास पहुंचता है। तो लीवर जब उसे देखता है तो वो कहता है, अरे यार ये क्या ले आया है कूड़ा और कचरा हमारे शरीर में। वो मस्तिष्क से कहता है कि यार ये तो पागल है आदमी, पता नहीं क्या ला के रख दिया है। तो मस्तिष्क कहेगा चला लो यार, काम क्या करोगे, आदमी है, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब फिर यकृत बेचारा सहम जाता है और बड़ी मेहनत से अल्कोहल को तोड़ पाता है ना। इसीलिए तो आदमी को जब अल्कोहल पी लेता है तो 4 से 5 घंटे तक उसे वो नशा बना ही रहता है ना। तो ये समस्या है, वो लीवर को बहुत ही प्रभावित करेगा। बहरहाल आपको लीवर को बताने की ज़रूरत है। वो त्वचा, फेफड़ा, यकृत। और अब बात कर लेते हैं आपके बड़ी आंत की। बड़ी आंत भी उत्सर्जन करेगी मल का, यानी गंदे पदार्थों का हमारे शरीर से निकालने का काम किसका है? बड़ी आंत का। और बड़ी आंत का वो जो पिछला वाला हिस्सा है, जिसे आप अपेंडिक्स कहते हैं, ये अब हमारे शरीर में ज़रूरत नहीं इसकी, इसीलिए उसे अवशेषी अंग माना जाता है। ये बार बार अपने चैनल से इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि आप कुछ बातें ऐसे भी याद रख सकते हैं। बड़ी आंत के बाद एक है आपका वृक्क। वृक्क यानी किडनी, यही है सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग, यही है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग। और हम ज़्यादा चीज़ें जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वाकई में वो वृक्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा ग्राफ देने का प्रयास हमने आपके सामने कर दिया है, और आप चाहें तो इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट रख लें अपने पास। ये मान के चलो कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब ध्यान दें कि सबसे पहले ये मैंने इसलिए इसे नहीं हटाया है आपके सामने से क्योंकि इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। बाकी तो फेफड़े के बारे में चर्चा हो ही चुका है, त्वचा के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए थोड़ी सी इस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। उत्सर्जन तंत्र में यह भी हिस्सा महत्वपूर्ण ही है। त्वचा जो है ये इसके हमारी जो त्वचा है, यही जो त्वचा है, यही जो हमारा ऊपरी आवरण है, इसी को त्वचा कहेंगे, है ना। हमारी त्वचा, हमारी स्किन 2 पार्टों में बटी हुई है, एक को एपिडर्मिस, एक को डर्मिस, एक को बाह्य त्वचा और एक को आंतरिक त्वचा कहते हैं। ध्यान देना, हमने आपसे कहा कि हमारी त्वचा 2 भागों में है, बाह्य त्वचा और एक है आंतरिक त्वचा। बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा। बाह्य त्वचा का मतलब शरीर के बाहर का, एकदम बाहर का, यानी ये वाला हिस्सा। आंतरिक त्वचा का मतलब थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा। समझना जरा, बहुत ही माइनर अंतर है इसमें। आप सोचेंगे सर इसको कैसे देख पाएंगे।
तो इसका एक प्रयोग आपने किया होगा बचपन में, हो सकता है आप ना कर रहे हो लेकिन किया होगा आपने। कभी ना कभी एक सुई ले करके अपने हाथों में ऐसे ही धंसाने का प्रयास किया होगा, और अक्सर आपने देखा होगा किसी बाह्य त्वचा में वो सुई ऐसे निकाल ली जाती थी, है ना। इससे पता चलता था कि हमें दर्द नहीं हो रहा वहाँ पे। तो आप समझना ज़रा, जो बाह्य त्वचा है और जो आंतरिक त्वचा है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बाह्य त्वचा का मतलब समझ एकदम बाहरी वाला हिस्सा, आंतरिक त्वचा का मतलब अंदर वाला हिस्सा। त्वचा दो पार्टों में है। यहाँ जान नहीं है, ये चीज़ समझना, जान नहीं है, यही बताना चाह रहा था मैं। और जीवन है, जान नहीं है जीवन है, यहाँ जान भी है और जीवन भी है। आप अब सोचोगे सर ये तो अद्भुत बात है, जान नहीं है जीवन है, जान और जीवन में अंतर क्या है? पहली बात, जान का मतलब आपकी तमाम कोशिकाएं क्रियाशील हैं, एक्टिव हैं, वो अपने भोजन का, अपनी ऊर्जा का निर्वहन स्वयं कर लेती हैं। महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा था? महात्मा बुद्ध जी की बात आप याद रखेंगे तो वो उन्होंने कहा कि त्वचा जो है, आत्मा जो है, वाकई में कोई आत्मा वगैरह नहीं है शरीर में। उनका मानना है कि सब कुछ एक ऊर्जा है, और जिस दिन कोशिकाओं की ऊर्जा नष्ट हो गई तो फिर आप नहीं रहेंगे। बस इतना ही है, वर्क है आपके शरीर का। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि जब तक ऊर्जा है तब तक जान है। जीवन का मतलब केवल वृद्धि और विकास है। जीवन का मतलब केवल वृद्धि और विकास है। अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं तो पक्की बात है जीवन है, पक्की बात है इसमें जीवन है, क्योंकि ये वृद्धि विकास रखने की क्षमता रखते हैं, बढ़ते हैं ये। और अगर इनको काटने पीटने पे दर्द होगा तो पक्की बात मान के चलना वहाँ पर जान है। तो जान और जीवन में बहुत छोटा सा अंतर है। काटो पीटोगे तो दर्द होगा, वहाँ जान होगी। जहाँ काटने पीटने पर दर्द नहीं होगा लेकिन फिर भी वृद्धि और विकास होगा, वहाँ जीवन होगा। कोई डाउट नहीं ना? तो बाह्य त्वचा में जान नहीं, आंतरिक त्वचा में जान है। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, ये तो एक छोटा सा अंतर बता दिया हमने। अब बताने वाला हूँ कि इसी त्वचा में, ये तो पार्ट हो गए, इसी त्वचा में दो महत्वपूर्ण पदार्थ पाए जाते हैं। एक है मेलेनिन और एक है क्रेटिन। दोनों से ही एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, मेलेनिन, क्रेटिन। मेलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जो जिसके शरीर में जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा ना, उस व्यक्ति का रंग उतना ज़्यादा मात्रा में होगा, यानी उतना ज़्यादा वो काला होगा। मेलेनिन जितना ज़्यादा कम होगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा गोरा होगा। लेकिन मेलेनिन एकदम नहीं होगा। कुछ लोग अब ये सोच ले सर मेलेनिन ख़त्म ही कर दें क्या और ज़्यादा से ज़्यादा गोरे हो जाएं। अरे अगर इसको ख़त्म कर दोगे ना फिर तो आपके चेहरे की सारी चमक ही चली जाएगी, आपका त्वचा रूख जाएगा यानी सूख जाएगा, अर्थात मान के चलें पूरा झुर्री पड़ जाएगा। आप 25 साल की अवस्था में 45 साल के दिखेंगे। तो मेलेनिन तो ख़त्म नहीं कर सकते ना हम लोग, इसका प्रयास भी ना करें। हाँ, मेलेनिन बढ़ाना है तो उपाय बता सकता हूँ, घटाने का मेरे पास कोई इसका तरीका नहीं और ना ही मैं दूंगा। हाँ, बढ़ाने का तरीका है आप धूप में बैठें, मेलेनिन का स्तर धीरे धीरे आपके शरीर में बढ़ने लगेगा। आप देखते हैं कि ज़्यादा धूप में रहने पर आपकी स्किन काली हो जाती है। क्यों? इसका मतलब है मेलेनिन बढ़ रहा है। और जिन्हें अपने स्किन को बहुत मेंटेन रखना है वो ठंडियों में भी देख रहे हैं, ठंडियों में भी वो बात करके चलते हैं दुपट्टा, है ना, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हमारी स्किन की परवाह है। ये पुरुष लोग कहाँ करते हैं, महिलाएं जानती स्किन क्या होता है। वो इतना प्रयास करती हैं कि उनके स्किन पर धूप ना लगने पाए। ज़रूरी है, मैं उसी संसाधन पर जुड़ करके आपसे बात कर रहा हूँ और आपको वो तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ कि जो आपकी ज़रूरत है। और अब आपकी हमें केयर है, इसीलिए मैं आपकी सुंदरता तक की बात करने वाला हूँ आज। मेलेनिन एक ऐसा पदार्थ है जो किसी व्यक्ति के गोरे या काले होने का जिम्मेदार है। गोरे या काले होने का जिम्मेदार है। समझ गए ना आप? ये यानी त्वचा का रंग किस पर निर्भर है? एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन करेगा आपसे, त्वचा का रंग किस पर निर्भर है? तो बताइए मेलेनिन पर सर। मेलेनिन पर ही त्वचा का रंग निर्भर है। और ये जो क्रेटिन है ना, ये त्वचा को मजबूती प्रदान करता है। ज़रा ध्यान दीजिएगा,
त्वचा को मजबूती प्रदान करेगा, त्वचा को मजबूती प्रदान करेगा। आप ज़रा सोचो, बहुत ही अच्छी बात करने वाला हूँ। आप ये मान के चलो, मैं अगर आपको लक्स साबुन दूँ, ऐसे ही एग्जाम्पल, लक्स साबुन दूँ और आपसे कह दूँ कि आप उसे अपने जीभ पर रखें और अपने जीभ को उसी साबुन से धुल लें, जीभ क्या करेगी? धुलने देगी क्या? नहीं ना, इनकार कर देगी कि अरे पागल हो, ये कहाँ लगा रहे हो फिर। तो आप उसे हटा दोगे, फेंक दोगे बाहर, है कि नहीं है? लेकिन अगर वही लक्स साबुन आप अपनी त्वचा पे 20 बार रगड़ोगे ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि त्वचा इनकार नहीं करेगी। कहो क्यों? क्योंकि वहाँ जान ही नहीं है जहाँ पगले आप मले जा रहे हो, है ना, जान नहीं है। इसीलिए तो आपने गांव देहात में देखा होगा, अब तो ये कम हो गया कल्चर। पहले वहाँ पर ऐसे ही जो मिट्टी होता था, जिसे हम खपड़ा वगैरह कह सकते हैं, वो रखा होता था, उससे हाथ पैर घिसे जाते थे। आप सोचो ज़रा, उतना दर्दनाक हादसा पैरों के साथ किया जा रहा है, उतना दर्दनाक व्यवहार पैरों के साथ किया जा रहा है। आप ये मान के चलें, काश अगर वो अपनी जीवा के साथ करें, किसी ऐसे स्थान पर करें, तो हमें पक्की बात है हमारा शरीर रिवर्स जवाब देगी कि मूर्ख हैं आप, ये काम क्या कर रहे हैं आप, हटाइए इसे, तो हट जाएगा वो। तो ये सारी जिम्मेदारी आप सोचें, अगर हम वाहिद त्वचा पर साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऐसे तमाम प्रकार के कॉस्मेटिक का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? जानते क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी त्वचा इनकार नहीं कर सकती है और इसमें जान नहीं है, तो इसे हरा भरा और अच्छा रखने के लिए हम बाहर से तेल वगैरह भी लगाते हैं। तो जहाँ जान वाला हिस्सा है वहाँ तो तेल नहीं लगाओगे ना, अंदर थोड़ो लगाओगे, तो बाहर ही बाहर लगाते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ ये पक्की बात है, स्पष्ट हो गया है कि वाहिद त्वचा में जान नहीं, इसीलिए तो हम वहाँ साबुन लगा पाते हैं, जो मर्जी सो लगा देते हैं, क्योंकि हमारी वाहिद त्वचा बोलने ही वाली नहीं है। चाहे जो मर्जी सो लगाते जाओ, वो सब सह लेगी, कुछ भी करते जाओ। इसलिए सारा वो तामझाम आप फैला के ही रखे हैं। और सबसे ज़्यादा सामान अगर देखा जाए घर में तो यही होता है, कॉस्मेटिक का ही होता है, यही सब यूज करते हैं। 2 महिलाएं हैं तो बराबर पता नहीं कितने सामान होंगे, है ना। ऐसा नहीं कहता कि पुरुष नहीं लगाते, आज के ज़माने में पुरुष भी बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गोरे या काले होने का जिम्मेदार है, त्वचा को मजबूती प्रदान करेगा केराटिन। इसका एक महत्वपूर्ण उत्तर मैं आपको और दे देता हूँ। केराटिन का जो बाल हैं आपके, रोम हैं आपके, नाखून हैं आपके, बाल रोम नाखून किसके बने होते हैं? तो जवाब दीजिएगा केराटिन के। बाल रोम नाखून केराटिन के बने हैं। ये चीज़ ध्यान दें, किसके बने हैं? केराटिन के। यानी इसी केराटिन का बाल बना है, इसी केराटिन का नाखून बना है और इसी केराटिन का रोम बना है। आपके पेट में किसका पाचन नहीं होगा? उत्तर तो आपके सामने रख दिया। आपका पेट कभी भी केराटिन नहीं पचाएगा, है ना। इसका मतलब वो तो बाल को नहीं बचा सकता है ना आपका पेट, यानी केराटिन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चीज़ आपके सामने अब रख दिया हमने कि केराटिन पचेगा ही नहीं और इसे पचेगा नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जो आपके शरीर में एसिड है आपके आमाशय में, उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं होगा। क्लियर है ना। ये महत्वपूर्ण तथ्य मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर किसी भी स्तर पर जाकर के इस प्रश्न को किसी भी एंगल से आपके सामने ला सकता है। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर एक और पॉइंट, यहाँ पर पराबैंगनी किरणें समझ रहे हैं आप। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, जो अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी किरणें, वाकई में ये एक प्रकार की हानिकारक किरणें हैं। कब? जब ये हमारी त्वचा पर डायरेक्ट पड़ जाएं तब। ओजोन परत का नाम सुना होगा। ओजोन परत इन्हीं पराबैंगनी किरणों को धरातल पर यानी धरती पर आने से रोकती है। ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। उसका महत्वपूर्ण कारण आपको हम आगे पढ़ाएंगे, CFC वगैरह की बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी बात हम करेंगे। पराबैंगनी किरणें जब आपके धरातल पर आई गई, ऐसा नहीं कि आती नहीं है, आती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती, हानिकारक वाली नहीं आ पाती हैं, फिर भी पराबैंगनी किरणें इतनी आती हैं कि आपको हानि पहुंचा ही जाए, आपको हानि पहुंचा जाए। लेकिन आपके शरीर में वो व्यवस्था है, मैंने कहा नहीं कि अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, कि ऐसी व्यवस्था किया है भगवान ने कि आपको ये सारा सिस्टम ही भूल जाना है कि क्या क्या व्यवस्था है हमारे शरीर में।
पराबैंगनी किरणें आ ही गई, मान लो जो आ रही हैं, आ गई नहीं आ रही हैं, वो पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती हैं, परंतु इनसे बचाने के लिए हैं साहब, ये बैठे हैं मेलेनिन। तो मेलेनिन जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारे त्वचा की क्या करता है, रक्षा करता है, हेल्प करता है, हमारा हमें बचाने का काम करता है, हमारे सुंदर और यानी काला और गोरे होने का जिम्मेदार है मेलेनिन। केराटिन का काम हमने बता दिया, बाल रोम नाखून बनाने का है। और जो भी वाह्य त्वचा आंतरिक त्वचा की बात हो गई, साबुन तेल लगाते कहाँ हैं, तो हम लोग बताएंगे वाह्य त्वचा पे, क्योंकि वहाँ पर जान नहीं होता, अतः हमारी त्वचा वाह्य त्वचा कुछ भी लगाने पर रिएक्शन नहीं देती, अतः हम वहाँ सब कुछ लगा सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो ये मान के चलूँ कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब त्वचा की महत्वपूर्ण कुछ ग्रंथियाँ हैं, उसकी भी बात कर लेता हूँ। त्वचा में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जब त्वचा की बात कर ही रहे हैं तो त्वचा की ही बात कर लें, इसके बाद ही कुछ आगे किया जाएगा। त्वचा में जो ग्रंथियां हैं उसमें एक है सीबेशियस, एक है श्वेत ग्रंथि सीबेशियस, और एक है श्वेत ग्रंथि, और एक महत्वपूर्ण है मीबोमियन। ध्यान दें, जो ग्रंथियां होती हैं, हमने आपसे बताया ग्रंथियां हमेशा कुछ ना कुछ स्रावित ही करती हैं, इसलिए इन्हें ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथियां हमेशा कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं, इसलिए इन्हें ग्रंथि कहते हैं, अन्यथा क्या जरूरत थी इन्हें ग्रंथि कहने का। सीबेशियस से देखिएगा तैलीय पदार्थ निकलेगा, तैलीय पदार्थ, और क्या निकलेगा, सीबम की बात कर चुके हैं हम, और ये बात आपके त्वचा की ग्रंथियां हैं, अतः ये सारा काम वो कर रही हैं। मीबोमियन से भी तैलीय ही पदार्थ निकलता है, लेकिन ये कहाँ मिलेगा, तो ये कह सकते हैं सर ये कार्निया में। कहाँ पर, कार्निया में, यानी कार्निया के आसपास, आँख में। ये जो मीबोमियन ग्लैंड है त्वचा की, ये आँख के आसपास है, और ये करती क्या है, तैलीय जैसा सादृश्य चीज़ बाहर निकालती है, जो हमारी आँख की कार्निया को नम बनाए रखती है। बेहतर है ना। और ये ज़्यादा मात्रा में निकल आती है कभी कभार ठंड के मौसम में, तो आप देखते हैं आपकी आंखें सुबह उठते समय खुल नहीं पाती हैं, और उसमें तमाम गंदगी आकर के भर जाती है, फिर जा कर के आप उसको धुल करके निकालते हैं, होता है ना। ज़्यादा मात्रा में अगर वो निकल आएगी तो ऐसा ही कंडीशन बनेगा। मीबोमियन है वो। और श्वेत ग्रंथि देखिए, ये 20 से 25 लाख की संख्या में आपके शरीर में है। 20 से 25 लाख आपके त्वचा में 20 से 25 लाख की संख्या में श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। और इसका काम क्या है, पसीने का उत्पादन करती है। यानी जो पसीना निकलता है, कौन सी ग्रंथि निकालती है, पसीने का उत्पादन कौन करता है, तो श्वेत ग्रंथि है, उसी से पसीना आता है। ठीक है, पसीना कहाँ से आएगा, तो श्वेत ग्रंथि से, बता दीजिए। और अगर ये बात की जाए सच में, पसीना तो मान लो हो ही गया, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, देखना, हाथ के तलों पर और पैर के तलों पर। इसीलिए देखिए हिस्सा बहुत ही मजबूत होता है, और सबसे ज़्यादा पसीना कहाँ आएगा, यहीं आएगा। आप इसे ठंडी के मौसम में भी ऐसे ही बंद कर लो ना, तो भी ये भीग जाएगा, होता है ना, क्योंकि यहाँ श्वेत ग्रंथियाँ हैं, थोड़ा सा भी उष्मा महसूस और बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, ये तुरंत पसीने को बाहर फेंक देती हैं। क्लियर है बात ना। तो श्वेत ग्रंथियाँ पसीने का उत्पादन करती हैं। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं, तो हाथ और पैर के तलवों में। ये बात ध्यान रखना, हाथ पैर के तलवों में ये सर्वाधिक है। क्लियर। तो हम लोग बात कर चुके ग्रंथियों की, जो महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ मैंने जिसकी चर्चा आपके सामने ले रखी है अब, यानी सीबेशियस, श्वेत ग्रंथि और मीबोमियन, सबकी बात हम कर चुके हैं। इन ग्रंथियों के बारे में क्लियर आपको दे ही दिया हमने। ठीक है। और अब ध्यान दें, और अगर एक रोग हो जाएगा, इसी त्वचा की बात कर लेते हैं, सोराइसियस, ये एक रोग है त्वचा का। इसमें आपकी त्वचा रूख जाती है, त्वचा का रूखापन सोराइसियस कहलाता है। इस बात को ध्यान दें, त्वचा का रूखापन सोराइसियस कहलाता है। ये इसी से बना हुआ है, यानी सीबेशियस ग्रंथि अगर कम वर्क करेगी, सीबेशियस ग्लैंड जो कि उम्र के साथ साथ, समझ रहे हैं ना आप बात हमारी, सीबेशियस ग्लैंड जो कि उम्र के साथ साथ धीरे धीरे वर्क करना छोड़ देती है,
धीरे धीरे वर्क करना छोड़ देती है। अतः आप देख लें, आज की त्वचा जिस पर आप बहुत नाच करते हैं, आगामी त्वचा जब आप 40-45 साल के हो जाएंगे, वो काल्पनिक अनुभव अपने दिमाग में लाएं, उस समय सेबेशियस ग्लैंड अपनी जिम्मेदारी छोड़ देती है और सारी जिम्मेदारी निर्वहन कौन करता है? ये श्वेत ग्रंथियां ही निर्वहन करती हैं। उस समय वो जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेती हैं, लेकिन आपकी सुंदरता पर कोई भी असर नहीं होगा, अर्थात आपकी सुंदरता अब चली जाएगी, है ना। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है, वास्तविकता है, सबके साथ है, क्योंकि उम्र के साथ साथ ये सारा पैगाम आप जान ही रहे हैं होने वाला है। तो सोरायसियस का मतलब होता है त्वचा का रूखापन। इसमें होता क्या है? सेबेशियस ग्रंथि धीरे धीरे वर्क करना छोड़ देती है और आदमी का जो त्वचा है वो रूख जाता है और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, यानी दरारें आना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे ये मांस ऐसे लटकने शुरू हो जाएंगे, यानी तमाम वो ग्रंथियाँ जो इन्हें एक्टिव रख रही थीं अब वो काम नहीं कर रही हैं। क्लियर है बात ना? तो सारे लोग धीरे धीरे अपना हौसला तोड़ते हुए चले जाते हैं और एक दिन हम भी अपना हौसला तोड़ जाते हैं। ध्यान है, क्लियर है ये बात? तो मैं मान के चलूँ कि आप स्पष्ट ढंग से समझ पाए हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात मैं कर लेता हूँ, लगे आप ध्यान देना। त्वचा का जो रंग है, ये स्टार बातें कर रहा हूँ, अब इसको बहुत ही मनोवेग से सुनने का प्रयास करें। हैंड राइटिंग अपना पेन उठाएं और अपने नोटबुक पर लिखने का भी प्रयास करें। त्वचा का रंग 6 माह बाद, यानी जन्म के 6 माह बाद, ये लिख सकते हैं 6 माह, यानी जन्म के 6 माह बाद ही पता चलता है कि त्वचा का रंग कैसा है। अब आप सोचोगे सर ये आप क्या क्या बता रहे हैं? जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके त्वचा का जो रंग होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो वास्तविक हो, और हमेशा ही मान के चलें 90% तो अवास्तविक होगा जिसे आप वास्तविक समझ बैठे। बच्चा जन्म लेता है, बहुत गोरा पैदा हो गया तो पूरा ढिढोरा पीट देते हैं लोग गाँव में कि अरे बहुत सुंदर लड़का पैदा भगवान के, है ना। अगर अवधि में कहें तो हर गांव में ये बात पहुंच जाएगी, बहुत अच्छा लड़का पैदा भगवान के। लेकिन क्लियर ये है कि वो जो अच्छा लड़के की बात हम कर रहे हैं सच में अच्छा है वो, लेकिन उसका जो त्वचा देख करके आप प्रभावित हुए, वो जो बहुत गोरा बच्चा था वाकई में आगामी 6 माह बाद उसके त्वचा का रंग जरूरी नहीं कि वैसा रहे, वो बदल जाएगा, ये बात ध्यान देना। तो 6 माह बाद, जन्म के 6 माह बाद त्वचा का रंग वास्तविक होगा, यानी उसके पहले जो त्वचा का रंग है वो वास्तविक नहीं है। इस बात से आप अवगत हो चुके हैं ना। आप बार बार मैं ये कह रहा हूँ, वो जिंदगी, वो शरीर जिस पर आपको इतना नाज है ना, लिया जो है नहीं, डबका लागा फूट गया कछुना आया हाथ। सच में ये जो हमारा यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ और ढबका लागा फूट गया कछुना आया हाथ। कबीरदास जी ने लिखा कि यह तन कच्चे घड़े के समान है, जो अपने साथ लेकर के घूम रहे हो, बहुत नाच करते हो इस पर। सच में ध्यान देना, 28 दिन, कितने दिन? 28 दिन में आपकी त्वचा अपने रंग को बदल देती है। आपकी त्वचा अपनी परत को बदल देती है। रंग का मतलब वो नहीं कि कलर चेंज हो रहा, लाल पीला हला, ऐसा नहीं, अपने परत को बदल देती है। 28 दिन में आप जान ही नहीं पाते ऐसा कैसे हो गया। 28 दिन में अपने परत को बदल देती है। आप जब मल के नहा रहे होते हैं ना, आप जब घिस करके नहा रहे होते हैं तो वो उसी के साथ वो चला जाता है, आप जान नहीं पाते हैं। यानी हर 28वें दिन, यानी 28 दिन के बाद आपकी त्वचा नए परत में होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये जितना जितना बदलेगी ना, उतने उतने आप अपने उम्र के करीब चले जाएंगे, यानी मौत के नज़दीक चले आएंगे। बात समझ में आ रही है ना हमारी? 28 दिन में त्वचा अपने परत को बदल देती है, परत को बदल देती है। इस बात को समझ गए होंगे अब आप। साल भर में आप मान के चलें 12 बार 13 बार यही होगा औसत। अब आप निकाल लीजिए कि आपकी परत आप ज़िंदगी में कितना जीने वाले हैं। अगर ये क्लियर इसी से पता चल गया कि 28 दिन में त्वचा अपने परत को बदल देगी। और अब ध्यान देना, अगर आपको अपने त्वचा को ही मेंटेन रखना है, अपने त्वचा को अच्छे ढंग से काम में लाना है, तो ज़रूरी मैं कुछ उपयोग आपको बता ही देता हूँ। क्या काम आपको करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। एक विटामिन है, सुंदरता की विटामिन जिसे कहा जाता है, सुंदरता की विटामिन।
या सौंदर्य विटामिन। सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को। और हमारे मार्केट में पता नहीं क्यों लोग ऐसे प्रभावित हो जाते हैं और वो जो सब कुछ जानते हैं, वो जो आज ये चैनल देख रहे हैं वो भी ये काम करते हैं। उन्हें अगर किसी ने विज्ञापन में ये दिखा दिया कि ये विटामिन ई युक्त क्रीम है, विटामिन ई युक्त बड़ा सा पोस्टर उस पर छाप करके दे दिया गया, प्रचार में लाया गया विटामिन ई युक्त क्रीम, तो पता नहीं क्यों लोग उस पर टूट पड़ते हैं ये सोच करके कि यार इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई ऊपर से नहीं भाई, अंदर से लेना है। समझ रहे हैं? वो उनका विज्ञापन करने का तरीका है, मेरे समझ के परे है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और आप ऐसा क्यों मान लेते हैं। विटामिन ई आपको अंदर से लेना है। अब ऐसा नहीं कि बाहर से लाओ और अब बाहर से ही चेप दो, ये सारा काम तो गलत हो जाएगा। फिर आप विटामिन ई को अंदर से ही तो लेंगे। तो विटामिन ई का सेवन करें। सेवन करने का मतलब ऐसा नहीं कि विटामिन ई के जाके कैप्सूल ही खरीद लें और खाना शुरू कर दें बगैर किसी डॉक्टरी सलाह के, तो फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन विटामिन ई अगर आप थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करें जो आपके शरीर में उपयोगी हो, जैसे बादाम खाइए आप रोज़ सुबह, है ना, बादाम खाइए, पपीता खाइए, आपको विटामिन मिल जाएगा। हरी सब्जियां यानी पालक वगैरह लीजिए तो आपको विटामिन ई की प्रचुर मात्रा मिलेगी जो आपके स्किन को चमकदार बनाए रखेगी, है ना। क्लियर है ना। अब ध्यान दें, अगर हम बात करें एंटीऑक्सीडेंट की, एंटीऑक्सीडेंट ये जो है ये ज़रूरी है त्वचा के लिए। अगर ये मिलते हैं तो हानिकारक जो त्वचा को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे तो पहली बात ये बरी करा देंगे आपको। दूसरी बात, एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी पेय पदार्थ में, खाद्य पदार्थ में मौजूद है, अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं तो पक्की बात है वो हमारी त्वचा को हरा भरा बनाएगा यानी सुंदर रखेगा। दूसरी चीज़, अगर कहीं किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम यानी किसी भी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट मिला हुआ है तब मान के चलना वो आपके लिए उपयोगी है, आप उसे लगाएं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और जैसे ऐसे ही मार्केट में तो मेरे हिसाब से आपको नहीं मिल पाएगा, घरेलू ही सबसे अच्छे हैं। आप रात में किसी भी प्रकार की क्रीम को लगा करके ना सोएं। अगर लगाना ही है तो एलोवेरा का जेल लगा लें, अगर लगाना ही है तो दही लगा लें, अगर लगाना ही है तो टमाटर का जूस लगा लें, और अगर लगाना ही है तो पपीते का रस लगा लें। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए ना। तो ये काम आप कर सकते हैं। यानी ये ज़रूरी जो संसाधन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से ऐसा होगा। अच्छा, आप बताना, आपके त्वचा पर, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर धीरे धीरे या कभी कभी बड़े छोटे दाने निकल आते हैं ना। आप सोचोगे सर ये सारी टाइप के क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। एग्जामिनर एक दिन आपसे कहेगा कि त्वचा पे निकले हुए दाग धब्बे या त्वचा पे आते हुए ये सारी केमिकल ये किसकी वजह से होते हैं, और ये आपके सामान्य जीवन के लिए जरूरी, इसलिए मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ। अब जरा ध्यान दें, तो अगर वो निकल रहे हैं तो पक्की बात आप मान के चलना कि सेबेसियस या मेबोमियन जैसे ग्रंथियाँ इसे बाहर कर रही हैं। आपके नाखून बढ़ रहे हैं तो पक्की बात समझ लेना मृत कोशिकाएं धक्का दे रही हैं। जितनी कोशिकाएं आपके शरीर में मरेंगी ना, वो नाखून धीरे धीरे इसे बढ़ता हुआ चला जाएगा और आप उसे काट करके फेंक देंगे। आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि ना ही वहाँ कोई तंत्रिका है और ना ही वहाँ पर कोई धमनी और सिरा है। कोई डाउट नहीं ना तो वहाँ धमनी है, ना तो वहाँ सिरा है, ना ही वहाँ तंत्रिका है, तो कोई समस्या आपको महसूस नहीं होगी। आप कितना भी अपने बाल को ऐसे ही कोई आपके बाल को दबाता रहे आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो आप करें क्या, आपको जो हमने बता दिया अभी कि दाग धब्बा अगर है, दाग धब्बा अगर चेहरे पे ज़्यादा आ रहा है तो पक्की बात है आप मान के चलें विटामिन B12 की कमी हो रही है आपके शरीर में। विटामिन B12 अगर कम होगा जिसे, और ये ज़्यादा कम है ना किसी के शरीर में, तो उसे परनीसियस एनीमिया हो जाता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, बेहतर जवाब आपके पास गया। विटामिन में भी मिलेंगे हम और वहाँ भी ये बात करेंगे हम, लेकिन अभी भी याद रखें आप, विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है, यानी खतरनाक एनीमिया, फिर जाना ही पड़ता है दुनिया छोड़ करके। तो दाग धब्बा और विटामिन B12 की कमी से होगा, तो विटामिन B12 का भी आप उपयोग करें, यानी ऐसे फल फ्रूट खाएँ कि जिससे आपको विटामिन B12 मिले। दूध का सेवन करें, फिर आपकी ये समस्याएं निजात मिल जाएंगी। अच्छा, एक बात बताना, अभी हाल फिलहाल एक एग्जाम में आ ही गया था ओमेगा 3 BEO एग्जाम में पूछा गया, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में पूछा गया। ये
प्रश्न आ गया ओमेगा 3 2019 में पूछा गया, आपसे पूछ लिया गया कि ओमेगा 3 कहाँ मिलता है, तो आप बताना कि ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ से जोड़ दिया हमने कि नहीं। इसलिए मैंने कहा ये पर्पज बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी दिन एग्जामिनर ऐसे कह दे कि दाग धब्बा, त्वचा की स्किन पर पड़ने वाले दाग धब्बे किस विटामिन की कमी से होते हैं, विटामिन B12 से। त्वचा किसी की ज्यादा चमकदार होती चली जा रही है, इसका मतलब वो सेवन किसका कर रहा है, विटामिन ई का। सुंदरता का विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को, है ना। तो जरूरी ये नहीं कि हम त्वचा में बने हुए क्वेश्चन हम त्वचा से संबंधी ही समझेंगे, हम ये टॉपिक आपके विटामिन से भी जोड़ रखे हैं, आपके त्वचा संबंधी चीज़ों को आपके सामने हम ऐसे ही ला रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, ओमेगा 3 पूछा कहाँ मिलता है, तो ओमेगा 3 सर्वाधिक उसमें विकल्प जो भी था उस वैकल्पिक व्यवस्था में मछली सही था। तो महिलाएं तो काफ़ी ज़्यादा परहेज करती हैं मछली से, नहीं खाती हैं, तो ये बड़ी समस्या है। फिर आपको अगर मछली नहीं खाना है तो फिर आपको तो दूध खाना पड़ेगा, अगर दोनों नहीं खाते हैं तो फिर तो और समस्या है। महिलाएं कुछ ऐसी हैं कि जो मछली का ही सेवन नहीं करना चाहती, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो दूध का भी सेवन नहीं करना चाहती, उससे भी उन्हें दिक्कत है। ठीक, तो फिर काम कैसे चल रहा है अभी देखना, बताना। मछली भी सेवन नहीं करोगे और दूध का भी सेवन नहीं करोगे तो आपको विटामिन B12 बहुत मुश्किल है मिल पाना, बहुत मुश्किल है मिल पाना, नहीं मिलेगा, तो फिर दिक्कत आएगी ना। इसीलिए महिलाओं को सर्वाधिक एनीमिया होता है। सर्वाधिक एनीमिया महिलाओं को क्यों होता है, इसी वजह से होता है, क्योंकि आप वो चीज़ खा ही नहीं रहे हैं जो जरूरी है। आप उसे खाइए, आप उसका सेवन करिए, आप इन तमाम चीज़ों पर हथकंडे अपनाइए। अगर मान के चलूँ कि आप वो व्रतधारी हैं और आप ये बिल्कुल खाना नहीं चाहते हैं और आप ये सोचते हैं हमारे घर वाले जान जाएंगे, तो ऐसा करिए, मार्केट तो आप जाते ही जाते हैं, आप वहीं धीरे में लीजिए और रास्ते में खा लीजिए, आराम से घर पे चल, किसी को बताइए ही नहीं। और जब आप किसी को नहीं बताएंगे तो केवल आपकी शरीर जानेगी और ओमेगा 3 आपको मिल जाएगा। और अगर ओमेगा 3 मिलेगा तो लीजिए, क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, चेहरे पर निखार आ जाएगा। तो ओमेगा 3 लें। ओमेगा 3 का कैप्सूल भी मार्केट में उपलब्ध होता है, परंतु बगैर डॉक्टरी सलाह की मेरी कोई प्रयास नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप उसे लें। इसमें तो डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है। मछली का सेवन कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी बात मैंने आपके सामने कर दिया है। और अगर विटामिन D की कमी हो जाती है तो बाल भी झड़ने लगेंगे, विटामिन D कम हुआ तो बाल झड़ेंगे, है ना। आप बताना, अगर मैं आपसे कहूँ कि बाल में और फिर नाखून में जान नहीं है, लेकिन इनका जन्म कहाँ से हुआ, ये निकले कहाँ से हैं, क्या बाह्य त्वचा से या आंतरिक त्वचा से, तो आपको कहना पड़ेगा सर आंतरिक त्वचा से। क्यों? क्योंकि जब आप इनको निकालना चाहते हैं तब तो दर्द होता है ना। इससे पता चलता है इनकी जो जड़ है, इनका जो आखिरी हिस्सा है वो कहाँ पर है, जीवित वाले पार्ट में, इसलिए तो इनको निकालने में समस्या है। अगर ये बाह्य त्वचा में होते तो कब का आप ऐसे ही निकाल देते, आपको महसूस भी ना होता, फिर तो आप पता नहीं कब के बगैर बाल के हो गए होते। क्लियर है बात ना। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीज़ें प्रयोग में लाएं, पपीता, टमाटर, इन सब में पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जो आपके त्वचा के लिए काफ़ी जिम्मेवार है। जिंक लीजिए, आयरन की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। जिंक, आयरन, पोटेशियम, ये सारे जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इनकी कमी ना हो, विटामिन से कम ना होने दें, तो आपकी त्वचा हरी भरी बनी रहेगी। क्लियर है बात ना। अब ये समस्या खत्म हो गई और मान के चलूँ कि आपने ये काम कर लिया। अब उत्सर्जन तंत्र का ये जो पहला पार्ट था, इसमें जो कुछ भी हमने बता रखा है अब ये क्लियर है। और अब मैं मान के चलूँ आप अच्छे ढंग से समझ पाए हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।